हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है मूविंग। आज मैं मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस ड्रामा में टोटल 20 एपिसोड होने वाले हैं जिन्हें आप डिज्नी प्लस पर और हुलू पर देख सकते हैं। इस ड्रामा के टोटल 7 एपिसोड आ चुके थे और 7 एपिसोड बहुत ही बढ़िया थे। आज 2 एपिसोड और आ चुके हैं। हम बहुत जल्दी इन सभी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्पेस के अंदर होता है और यहाँ पर उड़ रहा होता है, लेकिन बाद में चांद से नीचे गिरने लगता है। यह बहुत ही डर जाता है और इस लड़के का नाम बोंगशुक होता है। कोई यहाँ पर इसको बोंगशुक नाम से पुकार भी रहा था। बोंगशुक कहता है कौन बोल रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बाद में पता चलता है कि बोंगशुक अपने घर के अंदर होता है और यहाँ पर सोपन देख रहा था और अपने आप से कह रहा था कि सोपन मुझे फिर से आया। बोंगशुक की माँ नीचे किचन के अंदर होती है और बोंगशुक के लिए खाना बना रही थी। इसकी माँ का नाम मी ह्यून होता है। साथ में भी अपनी यह बात भी नोटिस करते हैं कि बोंगशुक के ऊपर जो कपड़ा होता है वो कपड़ा में बंधा हुआ होता है ताकि बोंगशुक कहीं उड़कर चला न जाए। बोंगशुक के पास उड़ने की पावर होती है, लेकिन वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम हयसू होता है। साथ में हम यहाँ पर हयसू के पिता को भी देखते हैं। इसके पिता का नाम जू वोन होता है। जून यहाँ पर चिकन का रेस्टोरेंट खोलने जा रहा था और अपनी बेटी से कह रहा था कि आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन होने वाला है, क्या तुम्हें तुम्हारे स्कूल की ड्रेस नहीं चाहिए? लेकिन हयसू मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी मेरा आखिरी सेमेस्टर है और मैं टीचर के साथ डील कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जून कहता है कि ठीक है। अगले सीन में बोंगशुक को दिखाया जाता है जिसने खाना खा लिया है और यहाँ पर बोंगशुक की माँ बोंगशुक के बैग में ज्यादा वेट वाली चीजें डाल रही थी ताकि जब बोंगशुक बाहर जाएगा तो कहीं उड़ न जाए। इसीलिए वैसा कर रही है क्योंकि बोंगशुक के बाद जितना ज्यादा वजन होगा तो वह फिर उड़ नहीं पाएगा और मी ह्यून ऐसा ही चाहती है और इसीलिए वह बोंगशुक को बहुत ज्यादा खाना खिलाती है ताकि और भी मोटा हो जाए और उड़ न सके। अब ऐसा मी ह्यून क्यों कर रही है इसका पता हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। बोंगशुक अपनी माँ को बाय कहता है और ये चला जाता है। अपने बेटे के जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मी ह्यून अपने फोन को निकालती है और एक हैशटैग को सर्च करती है जो कि रिसेंटली एक्सीडेंट के बारे में था, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले सीन में बोंगशुक को दिखाया जाता है जो कि बस के अंदर बैठा हुआ था और तभी अपनी साइड में देखता है कि एक लड़की भाग रही होती है और ये लड़की हयसू होती है। आगे चलकर हम देखते हैं बोंगशुक दूसरी बस लेता है और हयसू भी यही बस लेने वाली थी, लेकिन जब हयसू बस के अंदर इंटर करती है तो उसे पता चलता है कि मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, मैं बस में नहीं चढ़ सकती। यहाँ पर बोंगशुक पास में ही होता है। बोंगशुक पहले ड्राइवर को नमस्ते कहता है और इस ड्राइवर का नाम गेडो होता है। अब इसका नाम मैं क्यों बता रहा हूँ इसका पता भी हमें अगले एपिसोड में भी पता चलेगा। बोंगशुक हयसू से कहता है कि मैं तुम्हारा किराया दे दूंगा। हयसू कहती है ठीक है। हयसू यहाँ पर सीट पर बैठ जाती है और बोंगशुक से कह रही थी कि मुझे तुम्हें इतना किराया देना है, लेकिन अब यहाँ पर बोंगशुक हयसू से कह रहा था कि तुम इतनी कैजुअली बात कैसे कर सकती हो। हयसू कहती है कि हर कोई स्टूडेंट ऐसे ही तो बात करता है, शायद तुम पुरानी ख्यालों के होगे, वैसे मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेती हूँ, चलो मुझे दे दो। अब यहाँ पर बोंगशुक इसको अपना बैग दे देता है। हालांकि यहाँ पर हयसू यह तो कहती है कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि उठ ही नहीं रहा है, लेकिन किसी तरह हयसू इसको उठा लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बोंगशुक सिर्फ हयसू को देख रहा था, उसकी नजर हयसू से हट ही नहीं रही थी और तभी बोंगशुक की इमोशंस के कारण और साथ में इसके कम वेट के कारण, क्योंकि जो ज्यादा वेट था वो वेट तो हयसू ने ले लिया था और इन दोनों के कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि बोंगशुक के पाँव अचानक से जमीन से ऊपर आने लगते हैं, यानी कि अभी यहाँ पर ये उड़ने वाला था। बोंगशुक किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर एक फार्मूले का जाप कर रहा था जो कि नंबर्स होते हैं, इनकी मदद से वो अपनी शक्ति पर कंट्रोल पा सकता है। लेकिन जब आगे ब्रेकर आता है तब यहाँ पर बोंगशुक का फेस शीशे पर जाकर लगता है और यह चीज हयसू को अजीब लगती है। अगले सीन में बोंगशुक के स्कूल को दिखाया जाता है। इसके स्कूल का नाम जुओंग वोन हाई स्कूल होता है और यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल में एंटर करने के लिए दौड़ रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक टीचर खड़ा हुआ होता है जिसका नाम इल्हान होता है। इल्हान यहाँ पर जल्दी जल्दी बच्चों को आने के लिए कह रहा था और साथ में गिनती भी गिन रहा था। सारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बोंगशुक रह जाता है क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा वजन होता है और साथ में खुद मोटा होता है, इसलिए वो नहीं आ पाता। इल्हान यहाँ पर बोंगशुक से कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारी पनिशमेंट यह होगी कि तुम्हें टॉयलेट को साफ करना है। अगले सीन में स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जिसका नाम रे ह्यूक होता है। रे ह्यूक यहाँ पर स्कूल के अंदर घूम रहा होता है और यहाँ पर कैमरे को देखता है और बाद में टीचर के पास आता है। टीचर यहाँ पर इल्हान होते हैं जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। साथ में एक टीचर और होता है और इसका नाम सुंग वूक होता है। इल्हान इन दोनों को कह रहा था कि स्कूल के अंदर पहले सिक्योरिटी आती है, इसलिए कैमरे यहाँ पर बंद है, इन्हें शुरू करने की आवश्यकता है। ये कहते हैं कि ठीक हम कर लेंगे। साथ में रे ह्यूक यहाँ पर सुंग वूक से कह रहा था कि तुम्हारा एग्रीमेंट बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, इसलिए शायद तुमको भी दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। अगले दिन बोंगशुक की क्लास के अंदर दिखाया जाता है जहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम गैंग वून होता है। साथ में एक लड़की भी होती है जो कि यूट्यूबर होती है और वह अपनी इन सबकी वीडियो बना रही थी। इस लड़की का नाम हानब्यूल होता है। हानब्यूल यहाँ पर बोंगशुक के पास आती है क्योंकि यहाँ पर बोंगशुक पानी की बोतल का सारा पानी अचानक से पी जाता है। बोंगशुक हानब्यूल के व्यूअर्स को हाई कहता है।
दूसरी ओर हेशु को दिखाया जाता है जो कि इलवान से बात कर रही थी। हेशु पर अपनी स्कॉलरशिप की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इलवान कह रहा था तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, तुम्हें इसके लिए सियोल के नेशनल कॉलेज में जाना होगा। इसके बाद इलवान हेशु को डॉक्यूमेंट देखता है और कह रहा था कि तुम तो खेलों में बहुत ही अच्छी हो, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर पीई कर सकती हो, यानी कि फिजिकल एजुकेशन कर सकती हो। इसके तहत तुम्हें नेशनल कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप मिल सकती है और पीई करने में मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। हेशु कहती है कि ठीक है। हेशु साथ में इलवान से कहती है कि क्या मैं यहाँ पर दूसरे स्कूल की ड्रेस पहन कर आ सकती हूँ, लेकिन इलवान को देखने से पता चलता है कि इसने मना कर दिया है। इसके बाद इलवान हेशु को क्लास के अंदर लाता है और हेशु यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसके बाद हेशु पीछे आकर बैठ जाती है और यहाँ पर हम बोंगशू को देखते हैं। हेशु बोंगशू की ओर देखती है और मुस्कुराती है। हालांकि यहाँ पर फिर से बोंगशू सिर्फ हेशु को देख रहा था, लेकिन जब यहाँ पर हेशु बोंगशू की ओर देख रही थी तब बोंगशू को अपनी नजरें बचा लेता है और ऐसा कई बार होता है। और तभी हम देखते हैं कि बोंगशू के पाँव अचानक से फिर से हवा में उड़ने लगते हैं। वो यहाँ पर अपने फॉर्मूले का जाप करता है और किसी तरह शांत होता है। अगले सीन में एयरपोर्ट पर एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक यहाँ पर एक गाड़ी के पास आता है जिसके पीछे कुछ सामान रखा हुआ था, जिसमें एक बॉक्स होता है। तो फ्रैंक यहाँ पर पहले अपने कपड़े बदलता है। फ्रैंक के पीछे में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ था, जिसका मतलब फ्रैंक ही है। इसके बाद फ्रैंक इस गाड़ी में बैठ जाता है। इस बॉक्स के अंदर हम अपने और सामान को भी देखते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, साथ में फोन भी होता है। फोन के अंदर 11 लिखा हुआ था। फ्रैंक यहाँ पर डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। इसमें एक आदमी का नाम होता है और यह नाम जिन चियोन होता है। हालांकि जिनचोल का कोड नेम होता है, लेकिन हम इसको जिनचियोन ही कहेंगे। इस डॉक्यूमेंट में हम जिनचोल की फोटोज को भी देखते हैं और यह डॉक्यूमेंट सीए की ओर से, यानी कि सुपर नेचुरल कंट्रोल एजेंसी की ओर से था। अगले सीन में हेशु को दिखाया जाता है जिसे गैंगहुन कह रहा था कि टीचर ने मुझे कहा है कि मैं तुमको ऑडिटोरियम दिखा दूं ताकि तुम अपनी फिजिकल चीजें कर सको। हेशु कहती है ठीक है। इसके बाद गैंगहुन हेशु को ऑडिटोरियम में ले आता है और बाद में टीचर इलवान के पास आता है और कह रहा था कि मैंने इसे ऑडिटोरियम दिखा दिया और इलवान से कह रहा था कि क्या हेशु के पास मेरी जैसी पावर्स हैं। इलवान यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा था कि ऐसा ही है और तुम्हें उस पर ध्यान देना होगा। अगले सीन में स्कूल के अंदर बोंगशू को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट को साफ कर रहा था। एक बार हम फिर से हेशु को ऑडिटोरियम में देखते हैं जो कि यहाँ पर दौड़ लगा रही थी और एक छोटे से अपनी पास्ट के सीन बात करती है जहाँ पर एक कीचड़ से लथपथ होती है और शायद इसने किसी को चोट पहुंचा दी थी और ये एक लड़की होती है। इस चीज का पता हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगले सीन में फ्रैंक को फिर से देखते जो कि जिनचोन जगह पर आता है और यहाँ पर एक लड़की से कह रहा था कि क्या यहाँ पर कोई जिनचोन है, उसकी डिलीवरी लेकर आया हूँ। ये लड़की मना कर देती और कहती कि यहाँ पर कोई भी जिनचोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि अपना नाम सुन लेता है और ये जिनचोन ही होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को बाहर जाने के लिए कह रहा था और इसके बाद वह फ्रैंक से बात करता है और कह रहा था कि तुम कौन हो। फ्रैंक यहाँ पर जिनचोन से कहता है कि तुम्हें लिस्ट से रिटायर कर दिया गया है। जिनचोन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, लिस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है। फ्रैंक यहाँ पर कहता है कि तुम्हें हटाया जा रहा है, यानी कि तुम मरने वाले हो और मैं तुमको मारने के लिए आया हूँ। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है। ये दोनों काफी देर तक लड़ते हैं और लड़ाई के लास्ट में देखते हैं जब पर फ्रैंक जिनचोन को विंडो से बाहर फेंक देता है और जिनचोन की डेथ हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपनी गाड़ी के अंदर आता है और जिसने 11 नंबर भेजा हुआ था उसको मैसेज करता है जो कि डिलीट का मैसेज होता है। अगले सीन में इलवान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इलवान हेशु का डॉक्यूमेंट देख रहा था और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुंगू आ जाता है। यहाँ पर इलवान डॉक्यूमेंट को छुपाता है और सुंगू से कह रहा था कि क्या तुम दरवाजा खटखटा नहीं सकते। इसके बाद सुंगू यहाँ पर दरवाजे को खटखटाता है। सुंगू यहाँ पर इलवान से कह रहा था यहाँ पर हेशु नाम की एक लड़की आई है और मैं उसको पी करवा सकता हूँ, लेकिन इलवान मना कर देता और कह रहा था कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी पी को मैं संभाल लूंगा और वैसे भी तुम यहाँ पर परमानेंट नहीं हो, इसलिए तुम्हें इन चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हेशु को देखते हैं जो कि ऑडिटोरियम से आ जाती है और यहाँ पर पानी में अपने हाथ धो रही थी, लेकिन तभी पास में देखते यहाँ पर बोंगशू खड़ा हुआ था। आयशा और बोंगशू से कहती तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो। बोंगशू यहाँ पर कहता कि मैं यहाँ पर लेट आया था इसलिए मैं टॉयलेट साफ कर रहा था। बोंगशू हेशु के चेहरे को देखता है और बाद में ऊपर उड़ने वाला था, लेकिन वहाँ पर एक पोल को पकड़ लेता है। हेशु बोंगशू से कहती है क्या तुम नहीं आ रहे हो। बोंगशू हेशु से कह रहा था कि तुम तुम्हारा बैग मुझे क्यों नहीं दे देती, मैं तुम्हारा बैग ले जाऊंगा। हेशु कहती तुम ऐसा क्यों करोगे, क्या तुम मेरे नौकर हो। बोंगशू कहता कि ऐसा नहीं है, बस कहते तुमने मेरा बैग लिया था ना, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और वैसे भी मैं मेरा वजन कम करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना बैग मुझको दे दो। बोंगशू यहाँ पर हेशु का बैग इसलिए मांग रहा है ताकि वो ऐसे ही उड़ न जाए। हेशु बोंगशू को बैग दे देती है और बाद में दोनों साथ में स्कूल से बाहर आते हैं। यहाँ पर हम यह बात भी नोटिस करते हैं कि यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम जी सुंग होता है वो इन दोनों को देख रहा होता है। अगले सीन में देखते जब ये दोनों बस स्टेशन पर आ जाते हैं और यहाँ पर बस की वेट कर रहे थे। बस यहाँ पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हेशु बोंगशू से कह रही थी कि मैं नहीं जाने वाली, मुझे कुछ काम है, तुम चले जाओ। बोंगशू कहता है ठीक है। अगले सीन में देखते जहाँ पर हेशु ट्यूशन लेने के लिए टीचर के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्यूशन की फीस बहुत ज्यादा होती है और हेशु के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो इतने पैसों का भुगतान कर सके। अगले सीन में बोंगशू को दिखाया जाता है जो कि घर पर आ जाता है और यहाँ पर इसकी अम्मी हुई ने इसके लिए खाना बनाया हुआ था। बोंगशू को भी यहाँ पर खाने को खा रहा था। दूसरी ओर हेशु को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता जून के पास आ जाती है और अपने पिता से कह रही थी कि मुझे ड्रेस के लिए पैसा चाहिए। जून कहता है क्या तुमने टीचर के साथ डील नहीं की,
ठीक है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ड्रेस के लिए पैसे दे दूंगा। अगले सीन में गैंगून को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ रहा होता है और इसी घर के सामने इसका पिता बैठा हुआ था जो कि घड़ी में टाइम को देख रहा था। और जब टाइम यहाँ पर पूरा हो जाता है तभी गैंगून घर के पास आ जाता है। इसका पिता इसी कह रहा था कि तुम सही टाइम पर आ गए हो और ऐसा हर रोज चलता है। गैंगून का पिता घड़ी को देखता रहता है और गैंगून 1 मिनट भी लेट नहीं होता है, वह सही टाइम पर घर पर आता है। अगले सीन में मी हुन को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में रिसेंटली एक्सीडेंट को सर्च करती है और उसे अब एक न्यूज मिल जाती है और यह न्यूज जिनचोन के बारे में थी। अगले सीन में हम एक एजेंसी को देखते हैं। यह एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग एजेंसी होती है। इसके अंदर हम यहाँ पर इसके डिप्टी डायरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम योंगजुन होता है। साथ में योंगजुन की सेक्रेटरी भी होती है जिसका नाम वुन क्यू होता है। वुन क्यू यहाँ पर योंगजुन को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट दिखाती है और कहती है कि जिनचोन की डेथ हो गई है। योंगजुन कहता है उसकी डेथ कैसी हुई है, लेकिन यहाँ पर वुन क्यू कहती है कि उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन साथ में ये बताया जा रहा है कि उसका गला घोट दिया था। योंगजुन यहाँ पर वुन क्यू से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि काम किसने किया है, लेकिन यहाँ पर वुन क्यू मना कर देती है और कहती है कि हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। योंगजुन इन सभी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहता है। अगले सीन में मी-हुन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और अपनी गन को तैयार कर रही थी और हमें बता रही है कि पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, जिसका मतलब एक ही हो सकता है कि कोई हमें हटा रहा है। एपिसोड के लास्ट में हम यहाँ वंशु को भी देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर होता है और हमें बता रहा होता है कि मेरा एक रहस्य है और इसका रहस्य हवा में उड़ने वाला ही है। वंशु साथ में कहता है कि मैं अपनी शक्ति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मेरी माँ चाहती है कि मैं अपने रहस्य को छिपा कर रखूं, मैं इसको किसी को भी नहीं दिखाऊं और मैं बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ। लेकिन कई बार वेट के कारण और इमोशंस के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता और हवा में उड़ने लगता हूँ और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 1 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक